दोस्तों बीएससी लिमिटेड की बात करें स्टॉक के अंदर आज बहुत भारी गिरावट देखने को मिली। और इस गिरावट के पीछे बहुत बड़ी जो वजह निकल के आ रही है कि यहाँ पे सेबी ने नया प्रस्ताव लाने की तैयारी की है और इस प्रस्ताव ने बीएससी के शेयर को धड़ाम से गिरा दिया। सीडीएसएल में भी बिकवाली देखने को मिली। तो क्या है सेबी की नई रणनीति, उसको समझने की कोशिश करेंगे और क्यों लाई जा रही है, इसके पीछे की वजह क्या उसको जानेंगे। बीएससी लिमिटेड एक बहुत ही शानदार शेयर है क्योंकि इसने लगातार बोनस दिया। 2022 से लेकर 2025 के बीच में 2 बार बोनस दे दिया है। लेकिन अब ये जो गिरावट है, ये क्या वजह बन रही है कि ये कितनी गिरावट की संभावना बन रही है, उसको समझने की कोशिश करें। दूसरी तरफ अगर हम सीडीएसएल की बात करें, यहाँ पर भी हल्की सी गिरावट हुई। और अब देखिए सीडीएसएल की कंपटीशन में एनएसडीएल भी बाजार में लिस्ट होने को तैयार है। ऐसे में क्या आने वाले इसमें दबाव बनेगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएससी लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 2369 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहां पे 117 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 4.73% की भारी गिरावट देखने को मिली। तो सुबह शुरुआत पॉजिटिव हुई थी, लेकिन उस खबर ने जो पूरा माहौल बिगाड़ दिया जो सेबी की तरफ से निकल कर आई, जिससे भारी भरकम गिरावट हो गई। तो आप देख लो कि 5% के आसपास की आज गिरावट देखने को मिली। तो बीएससी में आप देखें इसका जो डे का लो 2360 तक चला गया, 5.09% की गिरावट हुई। तो कुल मिला के बड़ी गिरावट की संभावना बनी। अभी समय देखें तो यहाँ पे बीएससी का शेयर करंटली 100 डेज और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन 5 डे, 20 डे और 50 डेज मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। यानी एक शानदार बड़ी तेजी के बाद स्टॉक दबाव की चपेट में आ गया है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि सेबी कुछ ऐसे विकल्पों पर गौर कर रहा है जिससे कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियों की चिंता बढ़ा दी है और इससे बीएससी, एंजल वन, सीडीएसएल जैसे कैपिटल स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिली। तो देखिए इस समय जो सेबी है, स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग पर लगाम कसने के लिए वीकली एक्सपायरी पर रोक लगाने पर विचार करा है सेबी। इसने कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक को करारा झटका दे दिया है। सेबी के कंसल्टेशन पेपर पर निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स में सबसे अधिक बीएससी का शेयर ज़बरदस्त झुलसा, जो आप देखें तो काफ़ी भारी गिरावट हुई उसमें। बाकी भी कैपिटल मार्केट के स्टॉक की स्थिति अच्छी नहीं रही। सेंट्रल डिपॉजिट सर्विस लिमिटेड, सीडीएसएल और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस के शेयरों में भी गिरावट देखने को मिली। एंजल वन में भी गिरावट हुई। तो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऑप्शन ट्रेडिंग पर लगाम लगाने के लिए सेबी एक पेपर जारी करने वाला है। इसे लेकर सेबी के अधिकारियों के साथ बैठक में वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वीकली एक्सपायरी सिर्फ अटकलों को बढ़ावा दे रही है और देश की अर्थव्यवस्था में इसका कोई योगदान नहीं है, इसका कोई फ़ायदा देश की अर्थव्यवस्था को नहीं हो रहा है। इसके तहत सेबी कई विकल्पों पर गौर कर रहा है, जिसके तहत वीकली एक्सपायरी को घटाकर या तो द्विमासिक या मंथली करने का जो विकल्प है उसको तलाशा जा रहा है। इसके अलावा सेबी ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मार्जिन की ज़रूरतों को बढ़ाने और कैश ट्रेडर्स के लिए मार्जिन की ज़रूरतों को घटाने के विकल्प पर गौर कर रहा है। यानी यहाँ पे बिल्कुल उलट करने की तैयारी दिख रही है कि जिसमें अगर कैश सेगमेंट में आप ट्रेडिंग करें तो आपको मार्जिन कम लगेगा, लेकिन अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करें तो आपको मार्जिन ज़्यादा देना पड़ेगा, जो इस समय जो हो रहा है उसका उलट। जिससे ये सिर्फ एक ही मंशा है कि जो रिटेल इन्वेस्टर फंस रहे ऑप्शन ट्रेडिंग में उनको रोका जाए, उनका नुकसान कम किया जाए। एक और इस विकल्प पर गौर हो रहा है कि ऑप्शन ट्रेडिंग पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी और बढ़ाया जाए और कैश ट्रेडिंग को प्रोत्साहित करने के लिए एसटीटी को घटा दिया जाए। यानी इसमें भी वो बिल्कुल आप कोशिश की जा रही है कि एसटीटी घटा के ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैश सेगमेंट में काम करें और ऑप्शन ट्रेडिंग का एसटीटी बढ़ा दिया जाएगा तो वहाँ से लोगों का रुझान कम हो जाए। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक एसटीटी पर तो अगले साल फरवरी में बजट पेश होने के पहले कुछ हो नहीं सकता है, यानी जो भी होगा बजट में इसका फैसला हो सकता है। हालांकि सेबी इसे लेकर एक डिस्कशन पेपर जारी करेगा ताकि सभी विकल्पों पर चर्चा हो सके और इसके बाद में सेबी का बोर्ड इस पर फैसला लेगा। तो सेबी जिन विकल्पों पर गौर कर रहा है वह कैपिटल मार्केट स्टॉक्स के लिए काफ़ी झटका साबित हो सकता है, क्योंकि सेबी के विकल्प लागू होने पर ऑप्शन वॉल्यूम गिर सकता है। ऑप्शन वॉल्यूम गिरने से एक्सपायरी के दिन पर
वॉलेटिलिटी में उतार चढ़ाव कम होने से रेवेन्यू में गिरावट आ सकती है। पिछले महीने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य अनंत नारायण ने कोलकाता में CII के 11वें कैपिटल मार्केट कॉन्क्लेव में कहा था कि एक्सपायरी के दिन इंडेक्स ऑप्शन में टर्नओवर अंडरलाइंग कैश मार्केट में टर्नओवर की तुलना में कभी कभी 350 गुना या उससे अधिक हो जाता है। अनंत नारायण के मुताबिक इसे हेल्दी नहीं कह सकते। उन्होंने आगे कहा था कि F&O का टेन्योर बढ़ाकर इसकी क्वालिटी को बेहतर किया जा सकता है। अनंत नारायण के मुताबिक एक्सपायरी के दिन ऑप्शन ट्रेडिंग में उछाल से मार्केट वॉलेटिलिटी बढ़ती है और इसके चलते सही कीमतें बन नहीं पाती है। तो सेबी ने 7 जुलाई को कहा था कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में यूनिक इंडिविजुअल इन्वेस्टर का संख्या का सालाना आधार पर 20% गिर गई, यानी लगातार इन्वेस्टर कम हो रहे, लेकिन 2 साल पहले की तुलना में 24% अभी भी ज़्यादा है। सेबी की स्टडी में पाया गया कि 1 लाख से कम के टर्नओवर वाले ट्रेडर्स की संख्या में सालाना आधार पर सबसे अधिक गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि आप देख सकते हो कि भारी भरकम वो नुकसान झेल चुके हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। लेकिन इसी ग्रुप की 2 साल पहले की तुलना में अभी फिलहाल उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इस स्टडी के मुताबिक इंडिविजुअल ट्रेडर्स की शुद्ध घाटा वित्त वर्ष 2025 में सालाना आधार पर 41% बढ़कर 74,812 करोड़ तक पहुंच गया है और अब वो वहाँ से बढ़ते हुए 1,05,603 करोड़ तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये देख सकते इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी शामिल है। सेबी के मुताबिक 91% यानी लगभग 10 में से 9 ट्रेडर्स को फ्यूचर ऑप्शन में नुकसान ही हुआ है, यानी जो रिटेल इन्वेस्टर वो लगातार लॉस कर रहे हैं और इसीलिए यहाँ पे नए नियम लाने की तैयारी करें ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर उनको बचाया जा सके। सेबी लगातार रिटेल इन्वेस्टर को बचाने की कोशिश करा और एक पहल अच्छी भी है, क्योंकि उनको उतना नॉलेज नहीं होता, उसकी वजह से F&O में वो लॉस खा जाते हैं। रिटेल इन्वेस्टर को हमेशा कैश मार्केट में ही काम करना चाहिए, वहाँ पे रिस्क कम होता है और एक तरह से एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उनको फ़ायदा देता है। अब ये BSE की बात करूँ, ये बोनस का बादशाह हम कह सकते हैं। पिछले 2-3 सालों में इसने 2 बार बोनस दे दिया है। एक बार देखें तो आप देख सकते हो कि 21 मार्च 2022 को इन्होंने 2-1 के रेशो में बोनस दिया, तो 23 मई 2025 को अभी इसी साल 2-1 के रेशो में बोनस दे दिया। लगातार बोनस दे रहे, बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। ऐसे में उम्मीद काफ़ी ज़्यादा। चलते हैं CDSL की तरफ, तो 1568 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.28% की गिरावट देखने को मिली। तो ये देख सकते हो कि स्टॉक में रिकवरी हुई है, इसमें गिरावट तो हुई थी लेकिन रिकवरी हुई है। शुरुआत सुबह पॉजिटिव हुई थी। तो अब NSDL का IPO बाजार में लिस्ट होने को तैयार है। इसी दौरान 30 दिन में CDSL के शेयर में 30% की गिरावट हुई है, तो काफ़ी ज़्यादा देख लो इसमें गिरावट की संभावना बनी। और अब 6 अगस्त को NSDL का IPO लिस्ट होगा, यानी बाजार में अब एक और नई कंपनी आ जाएगी। अभी तक देखोगे CDSL का पूरा एक छत्र राज था बाजार में, अब एक और देख सकते हो कि डीमेट का काम करने वाली कंपनी आ रही है। तो CDSL ने इस बार Q1 में देखें तो रिजल्ट में थोड़ी सी कमजोरी दिखाई। आप देखें तो जो कॉस्ट बढ़ी है इसकी कंपनी, उसकी वजह से इसका जो प्रॉफिट है उसमें कमी आई है। नेट प्रॉफिट में 23.6% ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली है, जो देख सकते हो कि 102 करोड़ पे आ गया, जो एक साल पहले 134 करोड़ के आसपास था। वैसे रेवेन्यू हल्का सा बढ़ा है 0.6%, जो 259 करोड़ के आसपास है, जो एक साल पहले 257 करोड़ के आसपास था। और यहाँ पे देख सकते हो कि EBITDA में 15.1% की गिरावट देखने को मिली है, जो 130 करोड़ के आसपास है। मार्जिन भी डिक्लाइन हुआ है 60% से, जो पहले देखो 50.4% पे आ गया है। तो प्रॉफिट कम होने के पीछे देख तो इनका जो खर्च बढ़ा है और मार्जिन कम हुआ है। तो अब बाज़ार में 2 खिलाड़ी आने वाले हैं, CDSL और NSDL। तो CDSL देख सकते हो कि यह BSE की कंपनी है और NSDL जो है NSE की कंपनी है, और दोनों देखिए सेबी के रूल्स रेगुलेशन के तहत डीमेट को संभालने का काम करती है। तो जो निवेशकों के शेयर होते हैं डीमेट अकाउंट में, उसकी रखवाली ये दोनों कंपनियां करती है। NSDL की बात करें, इसकी 1996 में शुरुआत हुई थी, जिसमें आप देखें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने की थी। साथ में इसमें जो मेजर जो प्लेयर रोल अदा किया वो है IDBI बैंक, UTI। और दूसरी तरफ CDSL की बात करो, 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने इसकी शुरुआत की, जिसमें इनका जो साथ में जो सपोर्ट रहा वो SBI है, IDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का रहा। 2025 के मुकाबले अगर देखें तो जो CDSL के 15.3 करोड़ डीमेट अकाउंट है, और इसमें आप देखें तो यहाँ पे 79% ज़्यादा NSDL के मुकाबले NSDL के पास 3.95 करोड़ डीमेट अकाउंट है और इसका 21% मार्केट शेयर है। तो देख सकते हो कि जो CDSL है वो रिटेल इन्वेस्टर के शेयर की रखवाली करती है, जबकि जो आप देखें NSDL है, वो NSDL का काम है जो बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जो FII है, उनके शेयरों की रखवाली करते हैं। तो दोनों का बिजनेस थोड़ा अलग है और आने वाले इसमें दोनों ही कंपनियां बेहतर कर सकती है, और यहाँ पे लिस्टिंग में भी प्रीमियम में होने की संभावना दिख रही है।
लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।